किसी के साथ रहने से अगर आप अपने आप के बारे में बेहतर जानने लगे तो वो प्रेम है। जब तुम किसी को ये मान लेते हो ना कि यार ये इंसान बुरा है, हाँ, तो फिर उसकी हर चीज में आप उसकी बुराई ढूंढने लग भाई जाते हो। बिल्कुल यार, तसल्ली से मिला जाए तो हर इंसान सुंदर है। बचपन में बाप ने नहीं पूछा अब लड़कियां नहीं पूछती हैं, आगे मैनेजर नहीं पूछ रहा है, तो वो तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सिंपल है कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। ओए होए 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 होए। दो लोगों के रिश्ते में जब भी तीसरा आता है तो कांड होता है। हो सकता है ना कि जो आदमी दुनिया के लिए जहर हो वो आपके लिए अच्छा हो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग और अकेले होते जा रहे हैं। नहीं, हम दोनों तो रैबिट्स हैं, बिल्कुल साफ रहने वाले, अंदर से दोनों सुअर हो आप। सोचे हुए एफर्ट्स नहीं दिखते ना, करे हुए दिखते हैं। किसी के जाने से खत्म नहीं हो जानी चाहिए। हेलो, वेलकम टू बावाकास्ट। बावाकास्ट का एक नया एपिसोड लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। और आज जो हमारे गेस्ट है भाई साहब, इन्होंने ना मोहब्बत में पीएचडी कर ली है। और इनके बारे में 2-3 हिंट देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे बोलने से पहले आप इनका नाम गेस कर लो। तो जी, सोनी पे ना एक शो आया था जो था कि इंडियन लाफ्टर चैंपियन, ये उसके विनर है। ये एक कॉमेडियन है। डिस्को डांसर नाम का एक लाइव इवेंट हुआ था जिसको इन्होंने होस्ट किया था। तो आज समझ गए होंगे यार किसकी बात कर रहा हूँ। फिर भी जल्दी में बड़ा एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने को लेके, तो मैं जल्दी से इनका नाम लेता हूँ और शुरू करता हूँ अपना बावाकास्ट का ये एपिसोड। तो लेट्स वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट। जितने दिल से मैं बुला रहा हूँ उतने दिल से आप भी बुलाइए इन्हें। एंड लेट्स वेलकम रजत सूद भाई। क्या बात है भाई इतना मुस्कुरा कर मुझे किसी ने नहीं बुलाया पिछले 1 साल में भाई। इतनी ज्यादा स्माइल, मैं बस देख रहा था भाई, इतना खुश हो गए भाई। लवली यार, थैंक यू सो मच भाई। इतना प्यार मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल जाता तो आज एक्स नहीं होती तो आज एक्स नहीं होती और शायद मैं इस फील्ड में ही नहीं होता भाई। बट लवली यार, बहुत बढ़िया भाई, ब्यूटीफुल स्माइल, पता कंटेजियस होती है। आप ऐसे नॉर्मल मुस्कुरा रहे थे, मेरे को भी ऐसा लगा था कि यार रजत सही आदमी लग रहा है भाई। जिस हिसाब से आप बता रहे हो भाई, बढ़िया ही लग रहा है। नहीं, बहुत सही आदमी हो यार। और हम तो जानते भी एक दूसरे को लगभग 5-6 साल से है ना, जब कोविड के टाइम से भाई। पहले 5-6 साल हो गए भाई। हाँ, यस भाई, इस भीन लॉन्ग भाई। और मेरे को पता है, हमारी पहली बार जब मुझे याद है कि यार रजत भाई को देख के यार ये बंदा कौन है, ऐसा दिमाग में आया, वो ये था कि बात तुम कहीं मसूरी घूम रहे थे। अच्छा। और कोविड का टाइम चल रहा है। हाँ। और मैं एक ओपन माइक होस्ट कर रहा हूँ जूम पर। ठीक है। 50-60 लोग आ रखे हैं, सही माहौल बना हुआ है। हाँ। तुमने ज्वाइन किया। अच्छा। तुम्हारा कैमरा भी नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद भी तुमने भाई बिना कैमरे के परफॉर्म किया, बढ़िया एकदम। लोग हंसा दिए, फोन से देख रहे हो, 8-8 लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें 60 में से। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर दिया। अरे लवली यार। अच्छा, मेरे को याद है अरे भाई, जूम पे सीन क्या था कि कई बार मतलब मैं ट्रैवल वगैरह कर रहा था तो कई जगह और वाईफाई नेटवर्क होते नहीं थे। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था फिर कैसे करें। तो फिर मैं धीरे धीरे ये सीखा कि भाई ये भी बड़ा ब्यूटीफुल सा चैलेंज है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब एज इन वो आपको देख नहीं पा रहे, तो फिर सिर्फ वर्बली ही कैसे आप वो कर पाओगे। तो मैं बड़े भाई, तब मैं क्राउड वर्क बहुत किया उन दिनों। जूम पे 8-8 लोग दिख रहे हैं, बस 6-6 लोग दिख रहे हैं। तो बड़ा ब्यूटीफुल था यार वो, मतलब नया सा था, है ना। बहुत नयापन था उसमें कि अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर उससे एक चीज़ मेरे को और भी एहसास हुई कि मतलब जैसे एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपका ऐड ऑन करते हैं जोक पे, परफॉर्मेंस पे, है ना। अब वही नहीं है आपके पास, तो मैंने देखा उससे आपकी राइटिंग भी थोड़ी बेटर हो जाती है, क्योंकि अब आपको सिर्फ थॉट पे ही हंसाना है। अब आपके पास जेस्चर नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, या परफॉर्मेंस नहीं है इन जनरल, तो आपको सिर्फ थॉट पे हंसाना है। तो मतलब वो भी बड़ा अच्छा सा चैलेंज लगता था कि अरे भाई थॉट ही इतना फनी होगी भाई, जनता का हाँ ये तो फनी लग रहा है। हाँ यार भाई, मतलब इट वॉज अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। और फिर अगर मान लो कैमरा वैमरा सब चल रहा है तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है। हाँ, है ना। वो भी नहीं की एक्चुअली। मैं उस दिन बाजार में ये जो आपका लिमिट हुआ था कोविड में भाई, तब ऐसा हो गया था कि मैं उस दिन बाजार में दोस्तों। तो भाई वो बट वही है कि जैसे इनिशियली ऐसा लगा था भाई इस फेज में क्या होगा, लेकिन अब उस फेज की लर्निंग समझ में आती है यार। हाँ भाई, बहुत गेम चेंजर था भाई वो। बहुत गेम चेंजर था यार। उससे सबसे बड़ी चीज जो मेरे को ऐसा लगता है सीन के लिए ये हुई कि इतना जो डिफरेंट सिटीज का सीन था वो बहुत यूनाइट हो गया। मैं उससे पहले कभी भुवनेश्वर के कॉमिक्स से नहीं मिला था, कोलकाता कॉमिक्स से नहीं मिला था, हैदराबाद कॉमिक्स कौन थे मुझे नहीं आइडिया था, बैंगलोर में क्या सीन है मुझे नहीं आइडिया था, मुझे दिल्ली एंड अराउंड के एरिया, मुंबई एंड अराउंड के एरिया का आइडिया था।
कोविड में मैं हर सीन के लोगों से मिला हूँ, सबके साथ लाइनअप शोज किए हैं, सबके और भाई सीन तो सबसे अच्छी बात तो ये होती थी ना, जूम शो की शो होता था 1 घंटा, उसके बाद ग्रीन रूम सेशन होता था 2-2 घंटा। हाँ भाई, दुनिया जहां की बातें हो रही है, क्या इस माइक पे ये चल रहा है, फलाना ये कर लिया, इसने इसका प्रीमाइस उठा लिया, ये सब अरे भाई वो अलग ही दुनिया थी। तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम ग्रीन रूम में बैठे रहते थे, आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ बेस्ट हो सकती है, इस वेन्यू में क्या अच्छा है, इस वेन्यू में क्या अभी नहीं है, इसका साउंड इश्यू क्या है। तो मेरी तो बहुत सारी नॉलेज वो ग्रीन रूम सेशन से आई जब मैं नया नया करने लगा था। तो हाँ भाई, अबे बिल्कुल यार, वही था। हम लोग तो कभी 5-5 6-6 घंटे बैठे, ऑडियंस भी वेल ली है, हम भी वेल रहे हैं, तो रात भर बैठे पड़े हैं। इट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर भाई। मैंने तो ये सब किया कि होस्टिंग करता था मैं जूम पे बहुत, ठीक है। तो मैंने ये सब किया कि 8 बजे एक माइक ज्वाइन, 8 बजे होस्ट किया, फिर 10 बजे एक होस्ट किया, और 10 बजे एक दूसरी जगह स्पॉट ले रखा है। तो फिर मैं इस टाइम पे जाऊंगा जहां पर मैं उसका स्पॉट, मतलब समझ रहे हो, 2 जगह कोऑर्डिनेट करता था। लैपटॉप पे कर रहा हूँ, फोन पे कर रहा हूँ, और फोन पे जैसे ही मेरा नंबर आया तभी मैंने दूसरे बंदे को इनवाइट कर दिया कि और हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे हिमांशु, और यहाँ हिमांशु परफॉर्म कर रहे हैं, वीडियो ऑफ की, दूसरे माइक पे स्पॉट कर दिया। भाई ये सब इतना झोल किया उसमें, बट गुड लर्निंग भाई, वेरी गुड फेज, वेरी गुड फेज। तो वहां से यार भाई, हाउ इज लाइफ नाउ भाई? भाई लाइफ इज गुड यार, लाइफ इज वेरी गुड, लाइफ इज थ्रिलिंग, लाइफ इज न्यू, एंड लाइफ हैज बीन वेरी ग्रेटफुल टू मी। मेरे को तो बहुत प्यार करती है जिंदगी भाई, मुझे ऐसा लगता है भाई। हाँ, मेरी फैन है लाइफ। मेरे को ऐसा धीरे धीरे समझ में आया। पहले मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत फेवर कर देती है और थोड़ा बहुत ऐसा प्यार व्यार दे देती है, फिर मुझे समझ में आया दीवानी है मेरी। जिस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरह की जिंदगी मैं जी रहा हूँ भाई, जो मेरा सपना था, और जिन लोगों से मैं मिलना चाहता था उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जिन लोगों से मतलब जो आर्ट में परस्यू करना चाहता था वो मेरा फुल टाइम मेरा प्रोफेशन है। और जो मैं पैसा एम करना चाहता था, या जो मतलब जिस भी चीज़ तरह के मेरे जो गोल्स थे, वो सब लगभग उनके आजू बाजू काम कर पा रहे हैं आप उस दिशा में। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए हैं वहाँ पे, वो तो बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स सोच रखे आपने, लेकिन एटलीस्ट हर दिशा में आप थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया आपने। तो मुझे लगता है यार इतनी बेहतरीन जिंदगी यार, ये तो फैन ही होगी फिर तो। क्या बात है भाई, नाइस। इतना तो कोई क्यों ही करता है यार। मतलब देखो ना, दोस्ती यारी में आप हद से बढ़कर करते हो, है ना, मोहब्बत में आप हद से बढ़कर करते हो, ठीक है। बाकी जगह आप फॉर्मेलिटी के रिश्ते निभाते हो, है ना, कि थोड़ा निभ जाए बस, उतना आप करते हो। जितना जिंदगी मेरे लिए कर रही है, मुझे लगता है ये तो मोहब्बत ही है ना यार, क्योंकि वो सिर्फ निभाने को तो फिर जिंदा रखती हो, है ना, लेकिन वो एक्स्ट्रा फेवर करती है, वो इंश्योर करती है कि मैं खुश रहूँ, है ना, नए सपने देखूँ, नए लोगों से मिलूँ, नए एक्सपीरियंसेस लूँ। तो वो मेरे को लगता है यार ये प्रेम करती है मुझसे यार, ये तो प्रेम की परिभाषा यही होती है। हाँ बिल्कुल यार। तो और ये मैनिफेस्ट भी होता है ना यार बाबा, कि अगर तुम दिमाग में सोच रहे हो कि यार लाइफ मेरे लिए अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे आजू बाजू हर जगह से मुझे प्यार मिल रहा है, लोग अच्छे हैं, जब आप ये सोचने लगते हो ना, तो वैसी चीजें होने भी लगती है। ट्रू भाई, होने भी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैनिफेस्टेशन फिर भी फ्यूचर की बात है ना, कि आप ऐसा रहेंगे तो फ्यूचर में ऐसा ही हो जाएगा, है ना, मैनिफेस्टेशन ये है। बट मैं कह रहा हूँ मेरा फोकस मेजर ये है कि मेरे को प्रेजेंट सुधारना है ना, क्योंकि फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है, वो तो कल पता लगेगा क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस आइडियोलॉजी से एटलीस्ट ये हो जाता है कि मैं जब ऐसा मान लेता हूँ कि ज़िंदगी मुझसे प्रेम करती है, तो मैं वो प्रेम पहचान पाता हूँ। आमतौर पे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है प्रेम तो सबके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का किसी एस्पेक्ट में ज़्यादा, किसी को परिवार से ज़्यादा मिल गया, किसी को महबूब से ज़्यादा मिल गया, है ना, किसी को समाज से ज़्यादा मिल गया, परिवार से नहीं मिला। तो सबका प्रेम बटा हुआ है, लेकिन मिलता सबको है, सबके हिस्से का प्रेम है समाज में। तो मुझे ऐसा समझ में आया जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया ना कि ज़िंदगी मुझसे प्रेम करती है, तो मैं और एस्पेक्ट्स ऐसे पहचानने लगा जिसमें मुझे दिखने लगा कि हाँ ये तो प्रेम करती है। तो वो उससे मेरा प्रेजेंट सुधरा। अभी उससे फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट हो जाए या क्या और अच्छा हो जाए, वो तो मैं वो कल पे छोड़ रखा है। मेरा ऐसा वो नहीं है, मेरा ये था कि आज कैसे बेहतर कर सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। मतलब जब तुम किसी को ये मान लेते हो ना कि यार ये इंसान बुरा है, हाँ, तो फिर उसकी हर चीज में आप उसकी बुराई ढूंढने लग जाते हो। बिल्कुल यार, आप जैसे और उसी के साथ जब आप मान लेते हो कि कोई आपसे प्रेम करता है, तो उसकी छोटी से छोटी चीज में आपको उसका प्रेम दिखाई देता है। आप
और सारा खेल नजरिया का है ना, आइडेंटिफिकेशन, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? आई वांट टू नो कि भाई प्यार है क्या बाबा? है क्या? तो अगर आप मेरे से पूछे प्यार क्या है, भाई मुझे ऐसा लगता है प्यार हम इसको कह सकते हैं कि किसी के साथ रहने से अगर आप अपने आप के बारे में बेहतर जानने लगें तो वो प्रेम है। अब वो प्रेम किसी भी तरह से हो सकता है ना? जैसे अगर माँ बाप के साथ रहने से आपको अपने बारे में 4 चीज़ें और पता लगती हैं तो वो प्रेम है, ठीक है। किसी गुरु के साथ रहने से, किसी ईश्वर के साथ रहने से, या किसी के साथ ना रहने से, महज एक भजन गुनगुनाने से या आरती करने से या सिर्फ ट्रैवल करने से अगर आपको अपने बारे में और बेहतर चीज़ें पता लगती हैं, आप अपने आप से जुड़ पा रहे हैं, है ना, समाज की बंदिशों को हटाकर, तो वो प्रेम है। तो प्रेम अलग अलग तरह का है। सफ़र करना भी प्रेम है ना, ट्रैवल करना प्रेम है। कि तो लोग कहते नहीं है कि यार मैं पहाड़ों में गया मेरी ज़िंदगी बदल गई, वो क्या प्रेम है ना? वो प्रेम आया कहाँ से? वो प्रेम आया कुदरत से, प्रकृति ने दिया आपको, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फलाने गुरु के यहाँ सत्संग करने गया तो वहाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो वो क्या है? वो भी प्रेम है, वो भक्ति से आता है। कोई कहता है यार ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी बदल गई यार, हाँ, है ना, तो वो श्रृंगार है, तो वहाँ से आता है प्रेम। तो मेरे को समझ में आया प्रेम जो है जहाँ भी आप अपने आप से जुड़ पाएँ, किसी के भी साथ से, किसी भी सहारे से, वो प्रेम है। मतलब जहाँ पे आप अपने ऊपर जो हम लोगों ने एक मुखौटा बनाया होता है अपने ऊपर, जो है हमारे चेहरे के ऊपर जो मुखौटा हमने चढ़ाया हुआ है, जहाँ पे उतर जाए, जहाँ उतर जाए, यस कह सकते हो, जहाँ वो उतर जाए। मतलब मुखौटे से बेहतर मुझे लगता है हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत सारे रंगों की परत हमारे चेहरे पे है, क्योंकि मुखौटा क्या है? मुखौटा है या तो है वो नहीं है, 0 और 1 बाइनरी है। इंसान ऐसा नहीं है, इंसान रंगों में है ना, कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने मुखौटा पहन रखा है, किसी को कोई आया और मैंने मुखौटा उतार दिया। रंग है, कोई आएगा तो मैं हल्के रंग उतारूंगा, फिर मैं उससे और करीब आ जाऊंगा तो मैं और रंग उतार दूंगा। तो धीरे 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 ये प्रोसेस है कि जब मैं सारे रंग उतार दूंगा और जो मेरा कोर नेचर था, जो मेरा कोर रंग था, मैं उसको अपना लूंगा, वो प्रेम है। तो धीरे धीरे उतरता है किसी, हाँ मुझे ऐसा लगता है। वाह। और कोर रंग क्या होगा भाई? किसी कोर रंग यार, आप जो थे, जैसे आप कोर में थे, बचपना आपका जो था, बचपन में आप थोड़ी सोचते थे किसी को बोलने से पहले फलाना बुरा मान जाएगा, ढिमकाने से मुझे नेटवर्किंग करनी है इसलिए इससे मेरे को स्वीट रहना है, ये सब थोड़ी सोचते थे आप। आपके दिल में आया, आपने बोल दिया, और मैलिस भी नहीं है उसके, आपकी तब इच्छा ये भी नहीं रहती थी कि फलाने को बुरा महसूस करा दूं, ढिमकाने को क्रिटिसाइज कर दूं, या इसको तंज कस के खुद फील गुड कर लूं, या इसकी सक्सेस को जो है मैं पिटी कर दूं, इसकी सक्सेस को मैं डी वैल्यू कर दूं। तब ये सब थोड़ी सोचते थे आप। ये सब तो आपको धीरे धीरे कंडीशन होते रहे, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती रही, जलन बढ़ती रही, ईर्ष्या की भावना आती रही, है ना, लोभ मोह, ये सब बढ़ता रहा जो आपके अंदर, वहाँ सबसे आता है। तो आपका कोर नेचर वही है जो मतलब नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग कह सकते हैं उसको, जो रॉ स्टेट ऑफ बीइंग था, वो कोर था आपका। और वो बहुत सुंदर होता है, किसी भी इंसान का बहुत सुंदर होता है यार, रॉ नेचर। रॉ नेचर सुंदर होता है अनटिल एंड अनलेस आपका एथिक्स गेम स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि आपके रॉ नेचर में है कि भैया छुरी घोपता हूँ बहुत मजा आता है, ये सब एथिक्स रहना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत भाई, हल्का उसूल की भावना थोड़ी रहे भाई। ऐसा नहीं कि कोर नेचर सबका, बट थोड़ा बेसिकली हर किसी का जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, मुझे लगता है वो इंसान का बहुत अच्छा है यार। मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था कि वजह मालूम करने पर लगा, वजह मालूम करने पर लगा तूफान सुंदर है। हाँ, जैसे हम लोग बड़ा कोस देते हैं कि अरे यार ये जो दुनिया तबाह कर दी इस तूफान ने, ये है, लेकिन अगर आप उसकी वजह मालूम करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो समंदर को बहुत वक्त से सताया जा रहा था, तो वो बेचैनी में वो तूफान आया। तो वजह मालूम करने पर लगा तूफान सुंदर है, तसल्ली से मिला जाए तो हर इंसान सुंदर है। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। तो वो है, अगर आप किसी के साथ भी अच्छा वक्त बिता ले, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इंसान है यार। उसका चेहरा खराब है, उसकी हरकतें खराब होंगी, आदतें खराब होंगी, है ना, और उसमें कुछ पाप उसने किए हों, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोर ही खराब होगा। एक उसमें भी कुछ अच्छाई होगी भाई, कुछ तो बढ़िया बात होगी जो आपको देख के लगे। तभी तो ऐसा थोड़ी है कि क्रिमिनल लोगों के दोस्त नहीं होते क्या, बहुत बड़े दोस्त होते हैं उन लोग के भी। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि बढ़िया लोग, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छाई तो उनमें भी देखी है ना किसी और ने भाई, कि यार तो उनका एक एस्पेक्ट खराब है,
कि उसको भाई खून वून करना है, ठीक है, उसको एथिकली पैसा नहीं कमाना है या जो भी सीन है, बट मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें तो उसकी भी अच्छी होंगी ना, माइट भी वो हो सकता है कि कोई क्रिमिनल आदमी बहुत ज्यादा केयरिंग हो, विच इज फनी, ठीक है, कि आपको लगेगा अबे क्या बात कर रहा है, किसी का तो खून कर रहा है, लेकिन किसी के लिए अगर वो करना चाहे तो शायद उसके लिए वो बहुत करे। तो वो मेरे को लगता है यार हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छाई सब में है, तो तसल्ली से मिले अगर हम, तो विदाउट जजमेंट, तो शायद हमें वो देखने को मिले। बिल्कुल वाह, जैसा अभी तुमने एक बड़ी बढ़िया चीज बोली थी बाबा कि यार हम 0 और 1 में देखने की हमें आदत हो गई है, हाँ, बाइनरी में। तो या तो ये अच्छा है या तो ये बुरा है। और उसके और जब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है, हाँ। फिर उसके बाद हम ढूंढते हैं कि भाई अगर मैंने एक बार इसको बुरा बोल दिया है तो हाँ। इसकी जिंदगी की कौन कौन सी चीजें हैं जिनको पकड़ के मैं एज एन एग्जाम्पल दे सकूं कि ये बुरा है, देखो इसने ऐसा किया कि ये मेरे टेम्पलेट पे फॉलो करता। हाँ, ये देखो इस टेम्पलेट के हिसाब से बुरा है। हम लोग ओवरऑल देखना भूल जाते हैं। हर किसी में कोई ना कोई बुरे गुण के साथ अच्छा गुण होता है। सही बात है। ठीक है, मानो कि भाई दुर्योधन पूरी महाभारत का सबसे बुरा इंसान है। लेकिन भाई जिस टाइम पे कर्ण जब वहां पे पहुंचा था अपनी परीक्षा देने की, भाई दिखाने की मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूं, सबने उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन एक दुर्योधन था जिसने बोला नहीं भाई, योद्धा होता है और ये मेरा दोस्त है, क्या इसको मैं राजा बनाऊंगा। भाई बहुत बढ़िया भाई मतलब यही है भाई, ये सब किस्सों से, कहानियों से आपको सीखने को मिलता है ना कि अच्छा हाँ ये ट्रुथ है। प्लस जो आपने बात कही ना, उसमें एक एस्पेक्ट एक ये भी है कि कई बार मैंने किसी को बुरा मान लिया, ठीक है, कि बाइनरी में अगर मैं सोचता हूँ कि यार ये बुरा है, और फिर मैंने 4 लोगों के आगे बोल दिया कि अरे लोहानी भाई ये ना बड़ा बुरा है, ठीक है, फिर क्या होगा कि मैं ना सोशल ईगो में कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे उसकी इच्छाई दिखने भी लगे तो। क्यों? क्योंकि मैंने 4 लोगों के आगे ये क्लेम कर दिया था कि मेरी नजर में तो ये बुरा है। तो लोग सोशल ईगो में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इवन इफ दे रियलाइज कि नहीं मैं गलत था। क्यों? क्योंकि अब वो उसको सिर्फ उसके आगे एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं गलत था, उसको 4 लोगों के आगे भी एक्सेप्ट करना है। ये बताओ कि जब कोई इंसान पसंद आता है ना, मतलब वो एहसास कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन? पसंद आता तो हाँ, मतलब पसंद आ गया है भाई, तो दिल में वो बटरफ्लाई होने वाला जो भाई, मुझे ऐसा लगता है जब आपको कोई पसंद आ जाए ना, तो आप से बढ़कर आपका वर्जन हो जाते हो। जैसे मेरी अगर क्षमता ये है कि मैं जो है वो मान लीजिए 2 पल मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन जब आपको पसंद आ जाता है ना, आपका मन करता है यार मैं 4 पल मेहनत करूँ। चाहे वो आप मेहनत किसी भी जरिए से हो, उसको खुश करने के लिए हो, उसको इम्प्रेस करने के लिए हो, या एक बेहतर इंसान बनने के लिए हो ताकि वो मुझे पसंद कर ले, है ना, वो किसी भी, बट आपका ही बेहतर वर्जन बन जाते हो जब आपको पसंद आता है। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैंने फील किया है अपलिफ्टेड। वो जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम क्या है, प्रेम में लव इज व्हेन यू आर ऑन क्लाउड 9, तो वो क्लाउड 9 क्या है? क्लाउड 9 इज नथिंग बट एन अपलिफ्टेड सेल्फ, अपलिफ्टेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और कुछ नहीं है क्लाउड 9, कि मैं ही हूं लेकिन मैं अपने आप में एक बेहतर इंसान बन गया हूं। एक मतलब आप ऐसे मान लो मैं फूल था, मैं महकता था, अब मेरी खुशबू दोगुनी हो गई है। वो प्रेम है। तब आपको समझ में आता है कि भैया आप जो है प्यार में हैं। ये मुझे लगा थोड़ा नाइस। यस भाई, और बड़ा एक्साइटेड फील कर रहे हो, जो भी इमोशन है आपका वो थोड़ा इंटेंसिफाइड रहता है। उसका एक मैसेज ना आना, उससे पहले भी दुनिया ने आपको इग्नोर किया है, ऐसा तो नहीं है पहली बार किसी से इग्नोर हो रहे हो आप, है ना। लड़कों की जिंदगी में तो खासकर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा रहता है कि इग्नोरेंस तो हमारी जिंदगी में ऐसा कि अरे भाई बचपन में बाप ने नहीं पूछा, अब लड़कियां नहीं पूछती हैं, आगे मैनेजर नहीं पूछ रहा है, तो वो तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सिंपल है, ठीक है। लेकिन किसी का इग्नोर करना या फिर किसी का मैसेज ना करना जब आपके लिए बड़ा इवेंट हो जाए, तो वो क्या है, वो आपको समझ में आता है। हर इमोशन इंटेंसिफाइड है, तो वो प्रेम में होता है। किसी का गुड मॉर्निंग कह देना दिन बना देगा आपका। इससे पहले भी आपको गुड मॉर्निंग कहा है लोगों ने, है ना। आपकी मम्मी रोज भेजती है सुबह सुबह भगवान जी की मूर्ति के साथ ही गुड मॉर्निंग बेटे, है ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर। आपको आता है ये सब मैसेज, तब तो आपको इतना फील नहीं होता। किसी का गुड मॉर्निंग भी नहीं लिखा उसने, GM लिखा होगा, आपको लगेगा यार ये मेरी लाइफ का बेस्ट गुड मॉर्निंग था। तो वो जो अपलिफ्टेड सेल्फ है ना, जिसमें हर इमोशन जो है वो दोगुना हो गया है, इंटेंसिफाइड फील करते हो, जो लोग कहते हैं कि स्पार्क पैदा हो गया, वो जो चिंगारी लग जाना, आग लग जाना, वो सब मेरे को लगता है मोटा मोटी यही बात है कि आप आपका एक बेहतर वर्जन बन जाते हो। आप अपने ही इमोशन के इंटेंसिफाइड वर्जन को डिस्कवर करते हो, जो आपको ही नहीं पता था आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना आई फील बटरफ्लाइज व्हेन शी इज अराउंड, वो क्या है? वो एक थ्रिल थी जो एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इससे पहले आपने महसूस नहीं की। किसी के आने से वो इमोशन आपने डिस्कवर किया, तो
तो इसलिए आपको वो लग रहा है कि ये कुछ नया है जो इसी के साथ होता है। वो आपकी बॉडी जनरेट करना जानती है, आपने इस इंसान से एसोसिएट कर दी, तो इसलिए उसके साथ आते ही आपको ऐसा फील होता है, तो आपको लगता है यही प्रेम है, और ये गया तो फिर प्रेम नहीं है। आपको लगता है कि अभी इमोशन कैसे पैदा होगा अब तो, लेकिन वो धीरे धीरे आपको समझ में आता है वक्त के चलते कि आपका बदन, आपका शरीर, आपकी मानसिकता जो है वो अपने आप में सक्षम है हर इमोशन जनरेट करने के लिए। तो वो जो प्रेम आपको किसी के साथ रहने से महसूस होता था, वो आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। वो बटरफ्लाइज, वो इंटेंसिफाइड सेल्फ, वो जॉय, वो आप अकेले में भी कर सकते हैं। खुद के साथ रहकर भी वो सब इमोशन फील होते हैं, खुद को और जानकर, खुद के साथ ट्रैवल करके, खुद एक किताब पढ़ के, कुछ बात लिख कर, किसी से बात करके, तो तौर तरीके बहुत सारे हैं। बट प्रेम में वो ऐसा फील होता है, वो इन जनरल हो ही जाता है। इस बाकी चीजों के लिए ना, खुद के साथ वो सब महसूस करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। प्रेम में एफर्टलेस हो जाता है भाई, कि भाई ऐसे तुम उसको मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो और थोड़ी देर में आपके दोस्त यार कह रहे हैं भाई तू इतनी देर से मुस्कुरा क्यों रहा है भाई, ऐसी क्या बात होगी भाई। और आपको समझ में आ रहा होता कि आप ये सब पहले उन आदमियों को जज करते हो आप, कि जो ऐसे ग्रुप में बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं नॉर्मल, की व्हाट आर यू डूइंग, बेबी पे 4-5 बार फोकस कर रहे हैं कि यार बेबी हूँ किसी का मैं भी, है ना। आपको ऐसे दिमाग में आप मस्ती ले रहे हो इस बात की पूरी, फिर दोस्त कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसी मीम आ गया, ये वो कर रहे हो, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो इसलिए आपको पसंद होता है ना, क्योंकि खुद में वो सब इमोशन पैदा करना बहुत मुश्किल काम है भाई, है ना। मतलब इट्स मोर लाइक कि वो बहुत मुश्किल से तेज हवाओं में वो दिया जलाने की तरह है, ठीक है। और वहीं जो किसी और के आने से प्रेम होता है, वो है सूखे डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई मशाल लेके आ रहा है, तो वहां बुझेगी भी नहीं, और वो है भी इंटेंसिटी इतनी हाई, और यहाँ पे बुझने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि इंसान भटक जाता है। लेकिन वो दिए में आप हल्का सा लो, जला के खुश है, तो वो इंटेंसिटी दोनों की बहुत डिफरेंट है, बट होता है ये। वाह, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल इमोशन। उस टाइम पे सब चीज में मजा आ रहा होता है तुम्हें यार भाई, गानों के लिरिक्स समझ में आ रहे होते हैं। मुझे तो शायरी चमकने तब लगी भाई, पहले तो मैं सुन लेता था ऐसी, बस अच्छा लगता था, साउंड अच्छा लगता था। मतलब द साउंड ऑफ पोइट्री वॉज वेरी होलसम, मेरे को बड़ी प्लीजिंग लगती थी। लेकिन मेरे को चमका तब जब मैं प्यार हुआ ना मेरे को, कि भाई ये कह रहे हैं, ओहो। और फिर मेरे को ऐसा लगने लगा, मतलब हर शेर पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है यार ये मेरे को कैसे जानता है, ये शायर को कैसे पता कि मैं एग्जैक्ट ये इमोशन फील कर रहा हूँ। तो तभी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी उस आर्ट फॉर्म के लिए। पहले मैं क्रिएटर से पहले कंज्यूमर था, मैं लिखना का ऐसा नहीं था मेरा, मैं कंज्यूम करता था, और मेरे को कंज्यूम करके इतना एम्पावर्ड फील हुआ, मेरे को ऐसा लगा यार ये कितनी सुंदर बात है जो मैं इस मोमेंट पे एग्जैक्टली महसूस कर पा रहा हूँ, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को, वो इसे शायर ने कह दिया। मेरे को ऐसा लगा भाई ये तो जादू है, ये तो मतलब। तो फिर मैं क्या करता था, मैं बड़ा ऐसे जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं उसके लिए शायरी ढूंढता रहता था कि यार ये मिल जाए, ऐसी वाली शायरी मिल जाए, और यार ये भी नहीं, ये वाली मिल जाए, ये वाली मिल जाए। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया भाई हर चीज़ जो आप महसूस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए, तो लिख लो खुद। जब आप इतना स्पेसिफिक इमोशन महसूस कर रहे हैं, है ना, और आपको लग रहा है यार ये इस वाले शेर में नहीं हुआ कवर, इस वाले में भी नहीं हुआ, दोनों का थीम सेम है कि ब्रेकअप है मान लो, और लेकिन मेरा जो ब्रेकअप है ना मेरे को अलग महसूस हो रहा है ना, तो वो इस शायरी में नहीं है, रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। तो फिर मैंने वो लिखना शुरू किया, वहां से मेरी लिखने की शुरुआत। तो ये वाले जो इमोशन है वहाँ, इसके लिए कौन सा शेर लिखा था तुमने, ये शुरुआत वाला है भाई? एक मैं शेर कहा था कि कभी दिल ही नहीं करता, हाँ, जरा सा भी नहीं करता, कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। ओए होए होए होए। और मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, मेरे दिल के मकां पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। क्या बात है भाई, क्या बात है। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। तो तब लिखा। फिर मेरे को ऐसा लगा यार ये बेचैनी का क्या करूं यार, मैं लिख ही नहीं पा, मतलब निकलती नहीं है ना दिल से, दिल भारी होता रहता है। आपको लगता है यार इनिशियली तो मेरे अंदर वो मर्द वाला फेज रहता है ना सबके अंदर, कि अरे हम तो आदमी हैं, हमें थोड़ी दुख दे सकती है ये दुनिया, और कोई लड़की मेरा दिल नहीं तोड़ सकती, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि इस मर्द की आंखों से आंसू गिरा दे। ये सब लगता होता है आपको दिमाग में, ठीक है। आपके दिमाग में आप बहुत ऐसे बिल्कुल मैस्कुलिन और वैसे आदमी रहते हो, फिर आपको समझ में आता है ये सच नहीं है, वो आप छुपाते रहे हो। भाई इतने रंग चढ़ा रखे हैं ना आपने कि आपका कोर नेचर रोना चाहता है, बच्चा रोना चाहता है,
लेकिन आपका कोर आपने इतने रंग चढ़ा दिए कि नहीं आदमी नहीं रोते हैं, रोना कमजोरी होती है, ये वो इतने रंग चढ़ा दिए आपके, तो फिर आपको उतारने में वक्त लगता है। तो जब तक जो मेरे अंदर वो बेचैनी रहती थी, इतने दिल भारी होता रहता है, अब एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरे को लगा ये क्या करेंगे, फट जाएगा दिल किस दिन भाई, दौरा वौरा पड़ जाएगा। मेरे को समझ में, फिर मेरे को वो सब न्यूज एकदम रेलेवेंट लगने लगी कि 30 साल में एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। मेरे को लगा मैं ये आदमी हूँ अगर मैं इसी दिशा पे चलता रहा तो मैं यही आदमी होने वाला हूँ भाई, कि 30 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा, मर गया। लोगों को समझ नहीं आता, लोग ऐसे हैरान रहते हैं कि अरे बड़ा जवान था, अरे उससे पूछो कैसा ब्रेकअप हुआ था उसका, तुम्हें मालूम नहीं है वो जिंदगी में कितनी चीजें दबा के रखी हुई थी उसने दिल में, वो स्ट्रेस से बर्स्ट आउट हो गया भाई। दिल का दौरा लोग कह रहे हैं अरे यंग एज में, अरे यंग एज में उसको वो लोग भी तो दो ना तुम जिससे वो एक्सप्रेस करे। दिल का दौरा पड़ेगा ही ना भाई, हेल्थ क्यों नहीं खराब होगी, दिमाग क्यों नहीं परेशान होगा, क्यों नहीं वो थेरेपी जाएगा, एंग्शियस रहेगा, क्यों नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास लोग ही नहीं बात करने को, समझा ही नहीं पा रहा है, वो इमोशन निकाल ही नहीं पा रहा है, तो वो जमा होता जा रहा है। अब वो जमा होता जा रहा है, वो जो छोटी सी काई थी, अब वो काई धीरे धीरे जम जम के एक इमारत बन गई है। तो जिस दिन किसी का भी पैर उसमें पड़ेगा तो वो धंसता ही जाएगा भाई, उसे बर्बादी कहते हैं। और लेकिन इससे पहले इस बर्बाद से पीछे आओ हाँ। अभी तो यार पसंद आया था यार भाई, तुमने वहां से बर्बादी तक पहुंचे कैसे भाई? भाई यही तो नहीं समझ में आता प्यार में। दिल के मकाम पे अभी कब्जा किया था उसने भाई, किराया भी नहीं दे रहा था, खाली भी नहीं कर रहा था, अभी तुमने ऐसे इमारत बना दी भाई काई की भाई। अरे भाई मैं यही कह रहा हूँ, द ब्यूटी ऑफ लव भी यही है कि पता ही नहीं लगता पसंदगी से बर्बादी तक कब आ गए भाई आप। वेरी नेचुरल प्रोसेस भाई, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस यार। बात देखो, ये एक इमोशन आया भाई, जब तुम्हें गुड मॉर्निंग पे भी मतलब पूरा दिन बेस्ट हो जा रहा है, हर चीज अच्छी लग रही है, बढ़िया मजा आ रहा है ना, अब दोनों तरफ से एकदम आग बराबर है, तुम रिलेशनशिप में आ गए हो, सब कुछ मस्ती चल रहा है। हाँ। और अब यार 5-6 और तुमने बहुत ही एफर्ट लगा दिया है, मतलब प्रपोज करने में, सब करने में, हर दिन कुछ नया कर रहे हो। हाँ। अब 6-8 महीने हो गए हैं, हाँ। अब वो गुड मॉर्निंग फील ही नहीं हो रहा, गुड फील मॉर्निंग नहीं हो रहा, वो वैसा ही गुड मॉर्निंग लग रहा है। तुम्हें पता है वो वेट कर रही है, पहले तो भाई अगर तुम्हें पता है वो 3 बजे वेट करेगी, 3 बजे कहीं पे पहुंचेगी, तुम 1:30 बजे से वहां पे खड़े यार हो। हाँ सही कह रहे हो। अब तो बस 3:30 बजे तुम्हें ध्यान आ रहा है कि वो 3 बजे पहुंच गई होगी। उसमें भी आप कह रहे हो कि नहा के निकलूंगा थोड़ा बेटर रहेगा, ये सब क्या होता है यार बाबा, क्या हो गया यहाँ पे, बदल क्या गया भाई रिश्ते में? भाई मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा नयापन रहना चाहिए हर रिश्ते में। जैसे लोग कहते हैं कि ना रिलेशनशिप स्टेज, या फिर रिलेशनशिप क्या कहते हैं, कीप, मतलब जिंदा रहती है, अलाइव रहती है अगर उसमें स्पार्क हो, उसमें थोड़ा नयापन हो, नोवेल्टी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वो ख़त्म हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि रोज़ मैं इसके साथ जाता हूँ, सेम पैटर्न है, कुछ एक मुद्दे हैं हर रिश्ते में जिस पे आपकी लड़ाई होती है, सेम मुद्दे आप डिस्कस करते हो, सेम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनसे आप डील करना चाहते हो, जिनका सोल्यूशन समहाउ आप दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, या अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस की वजह से, या मल्टीपल डिफरेंसेस की वजह से आप उनके सोल्यूशन तक लैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वो पैटर्न बहुत रेपिटेटिव हो जाता है। और फिर रेपिटेटिवनेस से क्या होता है, आपको जहाँ पे ऐसे प्यार की भावना आती थी तो आपको वो नहीं आती, और अब आपका मन क्या करता है, जो आपका कोर सेल्फ था, जो आपको इनिशियली फील हो रहा था कि यार कितना अच्छा लगता है इसके साथ मैं रह पाता हूँ, है ना, पहला इंसान है जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे पहचान के जज नहीं किया, जिसने मुझे मेरे ट्रू सेल्फ को चेरिश किया, है ना, वो सब अब आप अपना ट्रू सेल्फ छुपाने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका ट्रू सेल्फ किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अब क्या कर रहे हो आप, जो आपने सारे परतें हटाई थी धीरे धीरे करके, अब आप धीरे धीरे फिर चढ़ा रहे हो, यार ये नहीं बोलूंगा इसके आगे चिढ़ जाती है, अरे इसका ये बिहेव नहीं करूंगा इससे लड़ाई होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना ट्रू सेल्फ छुपा रहे हो धीरे धीरे, है ना, और प्रिटेंशियसनेस आ रही है ज़्यादा, सेम दूसरा इंसान कर रहा है, तो धीरे धीरे आप दोनों फिर एक नए नए रंग चढ़ा लेते हो। फिर आपको ऐसा लगने लगता है यार तुम ना वो नहीं रहे जो जिससे मैंने प्यार किया था, क्योंकि वो तो था ही नहीं, उस पर तो रंग ही नहीं थे, है ना, तो रंग धीरे धीरे उतारे थे आपने, अब आप रंग चढ़ा लेते हो वापस से, कुछ एक पर्दे और पहन लिया आपने, फिर आपको लगता है यार ये तो बदल गया, बदला नहीं है वो तो उसको वो स्पेस नहीं मिल रही है कि वो रह सके, इसलिए आपको लग रहा है वो बदल गया। और वो स्पेस छीनी किसने भाई, क्यों ऐसा हो गया भाई? दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं छीनता है, और ना कोई चाहता है, किसी का मकसद तो होता नहीं है। अगर मैं किसी रिश्ते में, तो मैं तो नहीं चाहता कि 6 महीने बाद अपनी गर्लफ्रेंड की ना ये फ्रीडम छीन लूँ,
या उसका इस स्पेस में जब मेरे साथ वो रहती है उसे एक सेफ स्पेस महसूस होता है जहाँ पे वो अपनी चाइल्डिश हरकतें करती है, जहाँ पे वो बिल्कुल लेम जोक्स क्रैक करती है, ये स्पेस उसे छीन लूँ, मैं तो नहीं सोचता, ना मेरी कभी इच्छा, ना मेरी चाहत, है ना, मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, मैं उसका ऑपोजिट ही सोच रहा हूँ। लेकिन समहाउ आई लैंड अप टू अ सिचुएशन जहाँ पे ये नहीं है सेफ स्पेस, और उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया, दूसरा एक इंसान एक चीज़ से डर गया, कुछ एक बंदिशें आपके दिमाग में बैठ गई, कुछ एक चीज़ें कंडीशन हो गई जो समाज ने बता दी कि 6 महीने बाद तो रिश्ते ऐसे ही हो जाते हैं, या फिर स्पार्क तो ख़त्म ही होता है, या फिर ये तो फेड ही हो जाती हैं चीज़ें। तो वो इतनी डाल दी गई हैं कि आपको लगता है यही होता है फिर, तो आप उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करते। मुझे लगता है सिंपल गोल यही है, प्रेम जो है वो दो इंसान के बीच का रिश्ता है, तो आप दोनों आपस में बात करें और कोशिश करें कि यार इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। और कभी किसी तीसरे को मत आने दो। तीसरे को मत आने दो भाई। दो लोगों के रिश्ते में जब भी तीसरा आता है तो कांड होता है। तो फिर उसकी सगाई होती है। तीसरी पार्टी जो है वो भाई मेरी तो जिंदगी खराब की है तीसरी पार्टी ने भाई। वो सबकी जिंदगी का एक तो कॉमन थीम है एक भाई। शेर मुझे याद आया भाई, मैंने आमतौर पे मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी तो एक इन जनरल लवर्स कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट है सिंपल सी कि दोस्तों, थर्ड पार्टी कितनी भी क्लोज है आपसे, कितनी भी आपकी अच्छाई चाहती है, लेकिन कोशिश करो कि आप जो हैं दूसरे इंसान से 1-on-1 सुलझ कर लें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो दोस्त यार या फिर जो बाकी लोग घर परिवार वाले आपको समझा रहे हैं वो बुरा चाहते हैं आपका, लेकिन द पॉइंट इज दे डोंट नो द एंटायर स्टोरी। तो उन्होंने उस किताब के 3 चैप्टर पढ़े हैं या 10 चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन उस किताब में 100 चैप्टर थे, तो वो 90 नहीं जानते हैं। और जो 10 आपने बताए हैं वो भी आपने तब बताए जब आप फ्रस्ट्रेटेड थे। तो मेजरली जो आपने बुरे चैप्टर बताए हैं, अच्छे चैप्टर तो आप बताते नहीं कि अरे यार उसकी आंखों में देखता हूं तो मुझे ना जोन आउट फील होता, मुझे ऐसा फील होता कि जैसे वक्त ठहर गया है। ये तो नहीं बताया आपने उसे, अपने दोस्तों को ये नहीं बताया आपने ये बताया अबे यार तुम लोग के साथ चिल करता हूँ ना यार, वो परेशान हो जाती है, वो कहती है तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ ही चिल करना है। तो वो 10 चैप्टर उन्हें खराब मालूम है, तो वो उन 10 चैप्टर की कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है लवर्स कम्युनिटी से कि भैया अगर आप आपस में सुलझा लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने तब एक शेर कहा था कि गमों की जद में आकर माओ ने बच्चा नहीं छोड़ा, गमों की जद में आकर माओ ने बच्चा नहीं छोड़ा, किसी की बात सुन हमने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। हाय वाह, है ना। तो वो ध्यान रखना आपने इस बात का कि कैसे किसी के कहने से कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो टॉक्सिक है, आप खुद डिस्कवर करें कि वो टॉक्सिक है ना। आप खुद डिस्कवर करें। हो सकता है ना कि जो आदमी दुनिया के लिए जहर हो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। कितने सारे लोग हैं जो दुनिया समाज का पैसा लूट गए पर उनकी वाइफ कहती है ही इज द बेस्ट हस्बैंड एवर। वो कैसे है, और समाज का पैसा डूबा दिया उस आदमी ने, सबका लूट लिया, कितनी हाई लगी कितनी बद्दुआ लगी, उसकी वाइफ वेरी फिर भी। तो हो सकता है ना, वो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है भाई, उनके साथ कैसे रहता है, किसी ने किसी का क्या पहलू देखा है, तो हमें नहीं मालूम। तो भाई यार ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस चलते क्यों नहीं है ज्यादातर भाई यार मेरे को तो लगता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो है ही है कि आप जिससे प्यार करते हैं आप चाहते हैं कि वो आपके पास रहे, है ना। तो कई बार फासले जो इतने सताने लग जाते हैं आपको, फिर आपको अच्छाई बुराई कुछ दिखता ही नहीं, आपको लगता है ही नहीं तो क्या करूं, कब तक फ़ोन या उसमें करूं। तो एक तो मेजर एस्पेक्ट ये ही है, क्योंकि खासकर अब जितना हम लोग जनरेशन में एज जनरेशन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग और अकेले होते जा रहे हैं, है ना। जो हमारी टेंडेंसी है जनरेशन की, वी आर बिकमिंग मोर लोनली। तो ऐसे पाथ पर जब हम चल रहे हैं तो हमें तो और चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारे साथ हो। समझ रहे हो। पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग बहुत मिलनसार थे। अगर आप किसी इलाके में किराए के मकान पे रहते तो आप पूरे इलाके को जानते रहेंगे। अभी पता ही नहीं है सोसाइटी में कौन कौन रहता है हमारी, मैं अपने सामने वालों को नहीं जानता कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं, इतना भी नहीं आइडिया, उनको हमारा आइडिया नहीं है क्या। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अकेले होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे हैं, बहुत कम लोग मेरे हैं, तो वो सब मेरे पास रहें, जिसमें प्रेम बहुत बड़ा योगदान देता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरली मुझे लगता है एक रीज़न तो ये भी है कि नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम लोग जितने अकेले होते जा रहे हैं उसमें वो इंसान जो मुझे इतना पसंद है वो भी मेरे साथ नहीं है। तो अब मुझे कोई चाहिए जो मेरे यहाँ साथ हो।
सो दैट मुझे ये रियलिटी चेक ना मिले रोज रोज की जिंदगी में कि मैं तन्हाई के मार्ग पर चल रहा हूँ, कि द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, वो लोनलीनेस या फिर वो अकेलेपन की तरफ जा रही है। तो मुझे वो रोज रोज महसूस नहीं करना, इतनी रियलिटी चेक किसी को नहीं चाहिए जिंदगी में। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप कंपनी ढूंढना शुरू करते हो। तभी तो इतने शैलो फ्रेंडशिप है सोसाइटी में। आपको दिख जाता, आप देख के बता दोगे दोस्त नहीं है, लेकिन रोज साथ घूमते हैं, रोज साथ चिल करते हैं, रोज साथ सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। आपको देख के बता दोगे आपकी भाई ये शैलो है। असली दोस्त जरूरी नहीं है कि वो नशे करे आपके साथ, वो सिर्फ बैठा रहेगा, अपना फोन चलाता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा उसके साथ। आपको लगेगा हाँ यार ये रहता है साथ तो मजा आता है ना। वो बस कोई पुरानी बात पे कुछ नहीं, 1 घंटे में एक बात बोलेगा, उसमें भी आपको नीचता की तरह महसूस कराएगा कि तू खराब आदमी है, तू सुअर है, ठीक है, बस ये बोल के हंस देगा और वो भी खुश, आप भी खुश। तो वो अच्छी दोस्ती वही है यार, जिसमें आप रह पाओ, आपको एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ रही कि इसको इम्प्रेस कर दूं, है ना। जो वो वाली दोस्तियाँ बड़ी मेहनत की होती हैं यार। और दोस्ती तो एफर्टलेस होनी चाहिए, है ना, कि मैं हूँ भाई, उसने मेरा देख रखा है, घिनौना रूप भी अच्छा रूप भी, और दोस्त अपना लेते हैं फिर भी, तो जैसा भी है मजा आता है हमें तेरे साथ, है ना। दोस्त तो यही है ना कि हमें पता है तू बहुत घटिया आदमी है, ठीक है, समाज से छुपा रखा है तूने, मैं तेरा कोर नेचर जानता हूँ भाई, ठीक है, तू सुअर है अंदर से, कीचड़ में खुश रहता तू, ठीक है, उसको पता है। लेकिन वो भी आपके साथ समाज में वही रूप लेके चलता है कि अरे हाँ नहीं हम दोनों तो रैबिट्स हैं, बिल्कुल साफ रहने वाले, अंदर से दोनों सुअर हो आप, है ना। लेकिन दोस्त वही है जिसके आगे आप रह सको और मान सको कि आप सुअर हो। हाँ, ये दोस्ती की कोड डेफिनेशन नहीं है। हाँ भाई, क्या आपके अंदर का सुअर जगा दे। हाँ भाई ये भाई, हाँ, इसलिए मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस, या कहाँ पे थे हम बातचीत में? हम लोग वैसे रिलेशनशिप की लॉन्ग डिस्टेंस पे थे लेकिन वहां तो दोस्ती की भी तुमने प्यारी बात बोली तो मैंने कहा भाई चलने दो तो यार हाँ देखो, लॉन्ग डिस्टेंस में 2-3 चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि देखो तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है, अब तुमने उसको फोन लगाया, हाँ ठीक है भाई, तुमने 3-4 घंटे वेट किया है, मतलब शिद्दत से कि भाई मन तो 4 घंटे पहले से कर रहा था, पर तुमने कहा बिजी होगा, तुमने 4 घंटे बाद फोन लगाया है। अब क्या है कि इसी टाइम पे वो इंसान बिजी है, उसकी मीटिंग उसकी एक जिंदगी चल रही है यार उधर पे, और दोस्त है ये किससे मिलने आ रखा है यार, फोन से कितना होगा। सही बात। और जब उसने बोला मैं बिजी हूँ, तो यार वो झेलता नहीं है। तुमने 4 घंटे इंतजार किया, वो तो उसने नहीं देखा। अब तुमने उसे बोला कि यार अभी मुझसे बात कर, अब यार 4 चीजें कर रहा है, कुछ मीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अब वो टाइम नहीं निकाल पाया, और इसको लेके अब लड़ाई हो गई भाई, है ना। और एक समय आ जाता है रिश्ते में ना, ऐसे छोटी छोटी में लड़ाई होती है। मेरे को जितना मेरा लॉन्ग डिस्टेंस का अनुभव रहा है कि एक टाइम बाद तुम्हें पता होता है कि यार अगर मैंने फोन उठाया ना तो कलेश ही हो। ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस है भाई। इसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बदनाम ना करें। इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है, आपको समझ में आता है कि भैया फोन उठा लिया तो कान से खून निकलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। मैं बहुत टाइम जेन्युइन इशू है भाई, मेरे को आपने इतनी ज़्यादा रिलेटेबल बात कह दी मेरे लिए कि हर रिश्ते में मुझे समझ में आया कि दुनिया का कोई भी रिश्ता है, किसी भी तरह का, है ना, प्रेम, काम का रिश्ता, कार्य का रिश्ता, है ना, माता पिता का रिश्ता, सब रिश्ते में सेम इशू है, सबको टाइम नहीं देता। सेम प्रॉब्लम है सबका, जेंडर, एज, हर बैरियर में सेम है। देश में, इंडिया में भी सेम चल रहा है, अमेरिका में भी सेम है, स्कॉटलैंड में भी सेम है, टाइम नहीं देते। हर पार्टनर को यही लगता है दूसरे के लिए। मैं तब एक शेर कहा था, एक दिन उसने मेरे से बोला, लॉन्ग डिस्टेंस में थे हम लोग, कि यार मेरे को तेरा ना साथ चाहिए, ठीक है, और मैं तू साथ नहीं रहता तो मैं अब तुझसे उतना कनेक्टेड महसूस नहीं करती। हाउ कैन वी बी टुगेदर, है ना, वाई डोंट यू डू समथिंग दैट वी कैन बी टुगेदर। अब मेरे पे पैसा नहीं था उस दौर में कि मैं ऐसे फ्लाइट लेके जा सकूँ कि अरे याद आ गई चले जाऊँ, मेरे पे नहीं था पैसा इतना, मैं करियर फिगर आउट कर रहा था, बड़ा लॉस्ट था। मैंने तब एक शेर कहा था कि सुबह से शाम में होती मेरी हर रात में होती, कि सुबह से शाम में होती मेरी हर रात में होती, जो मेरे हाथ में होता तू हर पल साथ में होती। क्या हाथ में नहीं है यार, मेरी सैलरी उतनी नहीं है, मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं दे रहा है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं इतनी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकूं कि आज मैंने सोचा और कल की फ़्लाइट कराऊं और मिलने आ जाऊं तुझसे। मेरी नहीं थी, वो औकात ही नहीं थी मेरी वो औकात होती तो मैं वो मोहब्बत निभाने के लिए सब करता यार, कुछ भी करता मैं, पर मैं हेल्पलेस था ना यार, मैं भी बेबस था। मेरे को ऐसा थोड़ी कि मेरी नीयत में खराबी थी कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सब हो,
पर मैं कर नहीं पाया, मलाल रहता थोड़ा। अब ऐसा लगता पैसा आया तो कि यार क्या ही था पैसा, पहले कमा लेते हैं, जो वक्त यहाँ बर्बाद किया वो थोड़ा पहले से समझ जाते, थोड़ा पहले लाइफ में डिसिप्लिन ले आते, फोकस ले आते, वो लड़की साथ होती यार, बड़ा वो ना ऐसे हल्का सा चुप जाता बीच में, यार यार रजत यार इतनी सी बात थी क्या यार, ऐसा तो है नहीं कि आप काबिल नहीं थे, मुझे शुरुआत से पता था कुछ तो कर लूँगा, तो ऐसा काबिलियत भी थी, पर यूं ही वक्त खोटी कर दिया, कहीं बैठे रहे, फोकस नहीं था लाइफ में। अगर वो सब होता तो शायद वो मजबूरियां जो आपको उस वक्त पे लग रही थी वो अफोर्डेबल होती आपके लिए, कर पाते आप उसको महसूस करा पाते कि यार मैं तेरे लिए आ सकता हूँ, है ना। आना तो आप तब भी चाहते थे, लेकिन हर बात नियत से पूरी नहीं होती ना यार, इंसान को कर्म चाहिए। तो हम नियत कितनी भी हो आपकी, कह रहे हैं यार मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, दिखता नहीं है ना वो, तो वही मजबूर हुई उधर। एफर्ट्स नहीं दिख पाते ना भाई, सोचे हुए एफर्ट्स नहीं दिखते ना, करे हुए दिखते हैं। हाँ, तो वो कई बार फिर मैं ये सोच के माफ़ कर देता हूँ उसे, ठीक है यार दोनों पार्टी में कुछ खराबी रही होगी हम भी कौन सा दूध के धुले हैं भाई। हाँ भाई, खराब हमारे चीज़ें तो हमने वर्जन भी- में हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन अगर अगले हाँ, से मेरी कहानी में मैं हीरो हूँ ना भाई, उसकी कहानी में तो मैं विलन हूँ, तो वो ठीक है। पर यही है कि कुदरत ये ताकत सबको देती है कि अपनी कहानी हम खुद बता सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए मैं हीरो का हीरो रह सकता हूँ, उसकी कहानी में मैं विलन का विलन रहूँगा। बिल्कुल भाई, एंड इट्स फाइन आई गेस। ठीक है, फाइन क्या होता है, एक्सेप्टेंस है। हाँ भाई, हाँ, फाइन गुड वुड तो हमारे हाथ में थोड़ी है यार। ये गुड तो क्या है, गुड तो मेरे लिए यही था कि वो साथ होती, उससे गुड तो क्या था, मैं तो जिंदगी देखी थी उसके साथ यार। ये सब सोच लिया था मैंने कि कनाडा में शो करूँगा, यहाँ जाया करेंगे ना तो फिर बैंगलोर में शो किया करेंगे, तो बैंगलोर से नंदी हिल चले जाया करेंगे, 3 दिन वहाँ चिल करेंगे, फिर गुवाहाटी में शो डालूंगा तो वहाँ से शिलोंग चल लेंगे, ये कर लेंगे, 4 दिन वो करूँगा, फिर वीकेंड पे वापस आ जाऊँगा, ऐसा कर लिया करेंगे। कुछ नहीं आता था मेरे को, बस दूसरे लोगों के पोस्टर देखता था, ऐसे पोस्टर पे ऐसे बड़े बड़े टूर नजर आते थे उस पर कि 28 सिटी का टूर है या हर वीकेंड टूर है, तो मुझे ऐसा लगता था सबकी लाइफ यही होती है। तो मैंने भी वैसे ही सोचा, मैंने कहा फ्राइडे सैटरडे संडे शोज करूँगा और मंडे टू थर्सडे घुमा करेंगे हम लोग साथ में, है ना। तो वर्क फ्रॉम होम ले लियो और हम लोग साथ में घुमा करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस लेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे, ये सब पूरी ज़िंदगी प्लान कर रखी थी उसके साथ यार। अब वही नहीं है, तो फिर ऐसा लगता था जाता है वो इंसान तो आपको लगता है यार क्या 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 करूँ उस आइडिया ऑफ लाइफ का, फिर जो आपने सोचा कि अरे यार तेरे साथ ये करूँगा, तेरे साथ वो करूँगा, तू होगी तो ऐसा होगा, तू होगी तो वैसा करेंगे, ये वाली बकेट लिस्ट पूरी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वही नहीं है, वो सारे टास्क हैं, सारी चीज़ें, वो एडवेंचर अभी भी है, शिलोंग अभी भी है ना, नंदी हिल्स अभी भी यही है, पर अभी आपको समझ नहीं आता कि अभी क्या करूँ इन सब का। नंदी हिल वैसे एज इट इज है, अभी भी उतना ही सुंदर होगा, शिलोंग भी उतना ही सुंदर होगा, बट जो जिससे उन जगहों की खूबसूरती बढ़ रही थी वो नहीं है, तो आपको वो जगह ही खूबसूरत नहीं लगती, तो आपका मन ही नहीं करता कुछ करने का। तभी तो लोग पड़े रहते ब्रेकअप के बाद, कुछ मन ही नहीं कर रहा है, पड़े हुए हैं कमरे में, वो पर्पस ऑफ लाइफ, वो चार्म ऑफ लाइफ खत्म हो जाता ना, क्योंकि आपने वो चार्म, वो खूबसूरती एसोसिएट कर दी थी एक इंसान से। तो जब मैं ये सीखा तो फिर मेरे को समझ में आया नहीं, गलत है, किसी के आने से खूबसूरती बढ़नी चाहिए, किसी के जाने से खत्म नहीं हो जानी चाहिए, कम हो सकती है, होगी, लाजमी है ना। फिर मैंने बकेट लिस्ट बनाई अपनी, जो जो चीज़ें सोच रखी थी ना सब करूँगा, सब करूँगा। ट्रैवल करना शुरू किया, जाता हूँ शिलोंग, अब दम शिलोंग जाता हूँ भाई। एक चीज़ सोच रखी है मैंने दिमाग में, जिस दिन वो जाएगी नंदी हिल जाऊँगा, बिल्कुल जाना है। जिस दिन दिमाग में अपने आप को चैलेंज दे रखे ये कर दूंगा ना, फिर नंदी हिल जाऊँगा, कि कल को वो मिल जाएगी ना, आंखें मिला के कहूँगा देख मैंने सारे सपने पूरे किए अपने, बस तू नहीं है उनमें, तो तूने मिस आउट किया है, मैं तो हूँ उस दिशा में। वाह यार, एक चीज़ जो मुझे ऐसे रिश्तों में रियलाइज़ हुई भाई, कई बार प्यार में गए, कई बार प्यार से निकले, कहीं पे हमने किसी को विलन बनाया, कभी किसी की कहानी में हम विलन बने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार हर रिश्ता ना अपनी उम्र लेके आता है। हाँ, वेरी ट्रू। तो आखिरी में जब खत्म हो जाए तो वी नीड टू रियलाइज कि यार उस रिश्ते की उम्र पूरी हो गई है ना। जब हम एक उम्र लेके आए हुए हैं तो भाई रिश्ते कैसे बिना उम्र के आ जाएंगे। देखो भाई, बात आपकी बहुत ज्यादा सही है और सत्य यही है जीवन का, पर क्या है, इंसान स्वार्थी है, ठीक है। अब
हमारी दादी थी, तो तबीयत खराब रहने लगी, तो लोग कहने लगे दादी ना पापा की शादी देख ले, बस पापा की शादी देख ले, उतना जी ले। दादी ठीक होने लगी, तो फिर सारे बोलने लगे दादी पोता देख जाए, तो पोता देख जाए दादी तो फिर मज़ा आ जाए। फिर दादी फिर बीमार हो गई, तो लोग कहे यार नहीं नहीं, पोता बड़ा होते देख ले ना तो अच्छा लगता है, पोते के साथ वक्त बिता ले, पोते को समझ दे दे अपनी, पोते के साथ पोते कहानी सुन ले दादी की। फिर पोता बड़ा भी हो गया, दादी ठीक हो गई, फिर पोते की शादी हो गई, तो सारे बोलने लगे यार शादी की उम्र होगी पोते की, दादी शादी देख जाए ना पोते की, हाँ तो मज़ा आ जाए। शादी होगी, फिर लोग कहने लगे यार पोते का पोता हो जाए ना, मतलब पोते का बेटा पोते का बेटा पर पोता देख जाए दादी हाँ। तो मज़ा आ जाए। तो जो इंसान का स्वार्थ है ना, अब उम्र तो दादी की तभी पूरी हो गई थी जब हमें लगा कि यार, जब डॉक्टर ने कह दिया हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद भी दादी जी ली, तो कायदे से तो जीत तो वहीं हो गई थी। लेकिन हमारा स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ कहता है थोड़ा और, है ना, वो या थोड़ा वक्त और रुक जा यार, थोड़ा वक्त और रुक जा। आपको समझ में आता है कि उम्र हो चुकी है, पर आप क्या करते हो, नहीं नहीं यार किसी को रोकने की कोशिश, थोड़ा और, तो फिर वो जहरीला होता रहता, फिर वो टॉक्सिक होता रहता, और जहाँ तक वो सुंदर था तब तक आपने छोड़ा नहीं, तो अब वो खराब होने लगता, फिर आपको और खामियां दिखती हैं, और नीचे गिरता रहता है दूसरा इंसान आपकी नज़रों में, और टॉक्सिक होता जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी उम्र खींचे जा रहे हैं। उसका स्वास्थ्य तभी तक ठीक था, फिर आपने खींचा है, तो जितना खींचोगे उतना उस हिसाब से वो अपने रूप दिखाएगा। वो लालच है, स्वार्थ सच है। सबको पता होता है, सच तो सबको पता होता है यार। लॉन्ग डिस्टेंस में जब मैं था तो मुझे आइडिया लगने लगा था कि अभी नहीं रहा है, उतना दमदार नहीं है अभी। उसने मेरे को बोला कि यार आई नीड अ ब्रेक, और ये सब, मतलब मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ फिगर आउट करने में। भाई मैंने हाथ जोड़ लिया उसके आगे, मैंने जाने नहीं दिया। आप मानोगे भाई, मैंने अपने आप को इतनी भीख मांगते हुए किसी चीज़ के लिए दुनिया की नहीं देखा कभी। और मुझे बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए दुनिया में, बहुत बड़े मेरे सपने हैं, मैं उनके लिए कभी मैंने इतना हाथ पैर नहीं मारा, ऐसा भीख नहीं मांगी है। मेहनत करता हूँ, पर भीख मांगना जो होता ना, जो आदमी अपनी नज़रों में गिर के बस ऐसे मांग रहा होता कि जैसे कि यार बस दे दे यार कुछ भी करके, मैं नहीं हूँ सक्षम, शायद जो तू कह रही है वो सही है, पर यार रह जा यार, रुक जा मेरे साथ यार, रुक जा यार 1 महीना और यार, मेरे को टाइम दे दे, मैं इंप्रूव करूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, मैं लॉन्ग डिस्टेंस को वो कर लूँगा, मैं जॉब ढूंढ लूँगा तो तेरे शहर में, ये वो इतनी भीख मांगी है मैंने। तू कह तेरे को ये पसंद है ना, मैं ऐसे करूँगा, तेरे को वो पसंद है मैं वो करूँगा, सब मान जाता था भाई। उस दौर में मेरे को जो कह देती ना वो मैं मान जाता, इतना दीवाना था मैं। आप अपने एकदम वीकेस्ट मोमेंट पे आ जाते हो। मोमेंट पे इतने वल्नरेबल, हल्की सी उसकी एक बात आपको दिन तबाह कर देती है कि यार इसको ना ये नहीं पसंद शायद, तो मैं भी ये कर देता हूँ, सारे दोस्तों से बात नहीं करूँगा, इसको मेरे दोस्त पसंद नहीं है ना, दोस्तों से बात नहीं करूँगा, जबकि गलत है वो। लाइफ तो बैलेंस है, लेकिन आप उस मोमेंट पे आप हर चीज़ पे एग्री कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है यार इतना ऐसे देखा मैंने खुद को, मैं कई बार पलट के देखता हूँ ना, मेरे को बड़ी हैरत होती है देख के कि यार रजत तू वो करता था, और जबकि आदमी अपने आप में बड़ा खुददार रहता है ना, तो आपको लगता है अरे हम तो किसी के आगे हाथ ना पसारें कभी, हम तो वो हैं, हक का खाएंगे, मेहनत करेंगे, जिस चीज़ के लिए सक्षम होंगे वही मिलेगा, उतना ही फल चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें किसी का फेवर नहीं चाहिए, ये सब रहता है आदमी, हर आदमी रहता है इस सब में, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़कियाँ लड़के। लेकिन जब प्यार में होते हो ना आप, और जब वो नहीं मिल रहा होता तो आपको पता नहीं कहाँ से वो फेज आता है आपके अंदर से, एकदम वो कि अरे बस मान जाओ यार। मुझे याद है मुझे ये सब बोलता था यार 2 दिन और बात कर ले, जब उसने बोला ना मेरे को कि मैं नहीं रुक सकती, तो मैंने बार्गेन्स करना स्टार्ट किया। मैंने 1 महीने से, 1 महीने पे उसने बोल दिया भाग, 1 महीना पागल है क्या? तो मैंने कहा 2 हफ्ता बात कर ले, फिर मुझसे बोलता 2 दिन बात कर ले मेरे से, 2 दिन बात कर ले, बस 2 दिन बात कर ले मेरे से प्लीज़ यार। वो मानी जैसे तैसे, फिर वो मैं देख पा रहा हूँ कि ढंग से बात नहीं हो रही, तो फिर 2 दिन हो गए जैसे तैसे, जो भी पूछ रहा हूँ, जो भी बात कर रही है वो शी इज़ ट्राइंग टू बी स्वीट, क्योंकि उससे समझ में आ रहा है नहीं मैनेज कर पा रहा। फिर मैं और 2 घंटा और बात कर ले, क्या है ये सब यार? क्यों भाई, जब जा रहा है जाते हुए को रोक रहे हो तुम? क्या मिल रहा है उससे? वो 2 घंटे में या 2 दिन में ऐसा क्या हो गया था जो आज मैं सोच पाता हूँ कि यार उस 2 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन आखिरी के 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ था जो मैंने टिका के रखा, जो मैंने एकदम बोल के रखा, नहीं नहीं तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें वो पसंद है ना, तुम उसके साथ रहो, बस मेरे से बात करती रहो, ये सब बोलता था मुझसे। क्या सेंस है इन बातों का? कोई लॉजिक नहीं है। अब आप सोच रहे हो प्रैक्टिकलिटी में सब चीज़ें बकवास लगती हैं आपको, उस टाइम पता नहीं कहाँ से आती थी ये सब चीज़ें दिमाग में।
भाई आदत इंसान को यार आदत है weak यार, वो बनाती जाती है, ना आपको यार। ऐसा लगता है अरे यार ब्रेकअप ना एक्सीडेंट की तरह है। डॉक्टर जब आपको पहली बार बताता ना कि आपका राइट हैंड जख्मी हो चुका है, इन्फेक्शन फैल चुका है, काटना पड़ेगा, आप बेचैन हो जाते हो। क्या बात कर रहे हो, हाथ नहीं काट सकते सर, हाथ नहीं काट सकते आप? नहीं हाथ नहीं कटवाऊंगा, हाथ नहीं कटवाऊंगा। वो कहते फैल रहा है इन्फेक्शन, आप नहीं, आप कहते नहीं नहीं हाथ नहीं कटवाऊंगा। वो कहता और फैल गया, अब हाथ में था कोहनी तक आ गया। आप कहते नहीं हाथ नहीं कटवाऊंगा। वो कहते वैसे ही ठीक हो जाऊंगा, कर दूंगा मैं, ठीक कर दूंगा, देखना सर मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर कह रहा है नहीं होगा ठीक, इन्फेक्शन फैल रहा है, कंधे तक आ गया। आप कह रहे नहीं नहीं मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर कहता है नहीं होगा ठीक, अब फैलेगा बदन पे आ जाएगा, काटना पड़ेगा। आपको लगता है एक हाथ के बिना कैसे जीऊंगा? मेरा मेन हाथ था वो, राइट हैंड थी मेरा, है ना, उससे मैंने जिंदगी देखी पूरी, सारे टास्क सारे काम उसके होने से करता हूं। आप कैसे जी पाओगे उसके बिना? क्लिक ही नहीं करता आपको, ना कभी सोच सकते ना इमेजिन कर पाते। लेकिन जब वो हाथ कट जाता ना, तब आप दूसरे हाथ से जीना सीखते हैं, क्योंकि उस हाथ का कटना जरूरी था। इन्फेक्शन बहुत फैल चुका था, अगर और फैलता तो मौत हो सकती थी। तो वो बुरा लगता है, डॉक्टर भी आपको, जो दोस्त यार समझा रहे होते हैं, इन्फेक्शन फैलता वो बुरा लगता है। आपको लगता है मैं ठीक कर लूँगा, ठीक कर लूँगा, नहीं होता है ठीक, फैलता रहता है, फैलता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब आपको लगता है भैया यहाँ तक नुकसान हो चुका है, कंधे तक जा चुके हैं, इसके आगे दिल है सीधा, छाती है, वो सब नहीं कर सकते, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, काट दो डॉक्टर साहब। बुरा लगता है तब बड़ा, कैसे जिएंगे, जिंदगी फिगर आउट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये सारा काम तो राइट हैंड से था। कैफे जाते थे, उसका फेवरेट ऑर्डर करते थे, हनी चिली पोटैटो आज भी ऑर्डर करता हूँ, मेरे को लगता है यार पसंद थे उसे। सब चीज़ें एसोसिएटेड रहती है ना आपकी उसको लेकर, कि यार शिलोंग जा रहे हैं, ट्रैवल का शौक था उसे, एक तरीके से हंसती थी वो। किसी को वैसे हंसते हो देख ले तो बेचैनी हो जाती है मेरे को। अदायगी तो सेम है ना, याद दिलाती है आपको, कुछ शौक थे उसकी, कुछ आदतें थी, वो सब चीज़ें, है ना। आपका रोज़ किसी भी जगह से निकलते ही एक पहला कॉल उसको जाना, आदत थी। अब क्या करूं, अब निकल के क्या करना है मुझे यही नहीं मालूम। कितनी बेसिक बात है, ऑफिस से निकले हो, घर जाना है अब, लेकिन वो 1 घंटा सता रहा है आपको कि क्या करना होता है अभी, मतलब ऑफिस से निकल के घर कैसे जाते हैं यही नहीं पता आपको, क्योंकि आप तो मस्त मगन होके मेट्रो में बात करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते खेलते, उसकी दिनचर्या सुनते हुए, अपनी सुनाते हुए निकल जाते थे। अब आपको पता ही नहीं है राइट हैंड के बिना कैसे जीते हैं भाई, कितना मुश्किल है। इमेजिन करने जाओ तो इमेजिन ही नहीं कर पाते। आप कहते हो नहीं भाई हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। जब वो हाथ कट जाता है ना, तब आप जीना सीखते हैं कि भैया अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यही तरीका है, लेफ्ट हैंड से ही जीना होगा। तब चमकता है, मुश्किल लगती है, लेकिन सीख रहे हैं। जमाने की नजर में दोनों आते हैं हमारे, हमें पता है कट चुका अपने अपने दुख है सबके यार। अरे भाई बिल्कुल है यार, ठीक है भाई, और पार्ट ऑफ लाइफ भाई, part चेरिश of करो, life, आगे part of बढ़ो life यार। भाई। हाँ तुम बता रहे थे भाई, जब जहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, परेशान है भाई, हाँ। टिकट तक के पैसे नहीं है, हाँ। अब वहां से इस जगह पे तुम आ गए हो जहाँ पे यार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ उठना बैठना होता है, हाँ। सबसे मिलना होता है, तो डू यू फील इनसिक्योर व्हेन यू आर सराउंडेड विद पीपल जो कि यार लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा कर चुके हैं? ऐसा कभी फील भाई हुआ? देखो, इनसिक्योरिटी बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन है। ये कतई ऐसा, ये भी बाइनरी नहीं है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ये इनसिक्योर है या इनसिक्योर नहीं है। कोई इंसान करियर को लेके बहुत सिक्योर्ड होगा, शायद रिलेशनशिप में इनसिक्योर है ना। कोई इंसान रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर्ड होगा, करियर को लेके इनसिक्योर हो सकता है। इंटेंसिटी वेरी करती है। तो इनसिक्योरिटी बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो कि पैदा होता है, मेरे में भी होता है। अब बात रही, मेरे को समझ में आया जब मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा ये इनसिक्योरिटी जो है वो सताने लगती है, परेशान करती है आपको, है ना, क्योंकि आपके प्रोसेस को इफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मेरे को समझ में आया इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे ये चीज़ स्टार्ट की कि जो भी मैं अपने आप को सिक्योर महसूस करा सकता हूँ विद माय ग्रोथ, तो मैं वो करूँगा। जैसे पैसा एक तरीका है तोलने का, फॉलोअर्स एक तरीका है तोलने का, किसका काम कितना चलता है वो तरीका है तोलने का। तो आप कभी भी ऐसे लोगों से मिलेंगे ना जिनका काम आपसे ज़्यादा चल रहा है, जो आपसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनको आपसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनके फॉलोइंग ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, अलग अलग पैमाने पे, वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, है ना, वो आपसे ज़्यादा शोज़ करते हैं, वो आपसे ज़्यादा टिकट बेचते हैं, जो भी आपका पैमाना है।
तो एक नेचुरल भाव आपके अंदर ऐसा आ जाता है कि अरे यार मैं क्यों नहीं, है ना, तो जो कि इनसिक्योरिटी आप में पैदा करता है। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें करनी स्टार्ट की। पहली, दूसरे की सक्सेस को अप्रिशिएट करो, उससे आपको सीखने को मिलता है। जब आप अप्रिशिएट करना सीख जाते हो ना कि यार फलाना, यार ये बहुत बड़े काम करता है, ये 500 टिकट बेचता है, तो आपकी नज़र उस चीज़ में जाती है कि ये ऐसा क्या करता है कि 500 टिकट बेचता है, इसमें ऐसी क्या खूबी है ना, तो आपका पर्सपेक्टिव ग्रोथ के टुवर्ड्स जाता है। दूसरा, मुझे समझ में आया कि मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसिक्योरिटी या एंग्शियसनेस या मेंटल हेल्थ, सुख दुख बहुत ज़्यादा बदल जाते थे। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे हाथ में डोर नहीं थी मेरी। मेरे हाथ में डोर कब आएगी? जब मैं अपने पैमाने पे खुद को तोलना शुरू कर दूं। तो अब मेरा जो है ये सब भावना जो है वो मेरे अपने पैमाने से आती है। जैसे मेरे अपने एक मंथली गोल्स रहते हैं जो भी मैं बनाता हूँ कि एक्स अमाउंट ऑफ पोइट्री लिखूंगा मैं, वाई गाने लिखूंगा, जेड मिनट्स ऑफ जोक्स लिखूंगा, ए नंबर ऑफ किताबें पढ़ूंगा, बी नंबर ऑफ मूवीज देखूंगा, सी नंबर ऑफ डेज ट्रैवल करूंगा, जो भी मेरे गोल्स हैं, ठीक है, इतने इतने। मैं वो सब अगर पूरे कर रहा हूं, मैं बहुत सिक्योर्ड महसूस करता हूं। उसके बाद मार्केट में कोई नया आए, पुराना जाए, कोई फलाना इतना पैसा कमा ले, इतना तोड़ ले, इतना मचा ले, मेरे को सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे समझ में आता है कि मैं इंटरनली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हूँ, मैं एक बेहतर आर्टिस्ट बन रहा हूँ, मेरी क्राफ्ट बेटर हो रही है, मेरा जो बैंक है प्रॉपर्टीज़ का, कि लिखने का, जोक्स का, गज़लों का, गानों का, वो बड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरे गाने बन नहीं रहे हैं लेकिन लिखे जा रहे हैं। आज मेरी गज़लें किताब में नहीं है लेकिन लिखी जा रही हैं। आज मेरे सब चुटकुले सुनाए नहीं जा रहे हैं लेकिन लिखे जा रहे हैं। तो वो बैंक आपको इतना सिक्योर्ड महसूस कराता है ना कि आप एम्पावर्ड फील करते हैं। तो वो जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो दब जाती फिर। आप बहुत एम्पावर्ड फील करते हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में जीता हूँ भाई, मतलब मेरे को बहुत पावरफुल फील होता जब से मैंने ट्रैकिंग करनी शुरू की ना अपनी चीज़ों की। क्योंकि मेरे को समझ आया, अब जैसे इसमें तोलने का तरीका और एक ये भी है कि सोशल मीडिया मेरा, अगर आज मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हैं तो मेरे अगले महीने 6 लाख हो जाए, ठीक है। आज मैं अगर 10 रुपये कमाता हूँ तो कल मैं 25 रुपये कमा लूँ, ठीक है। ये भी तरीके हैं। ये फुलफिल नहीं होते ना तो ये आपको और एंग्शियस करते हैं, वो करते हैं। तो ये भी गोल्स मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए या ये मेरे गोल्स नहीं है, ये भी मेरे हैं, बट आई ट्राई कि उनका आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस मुझे अफेक्ट करे। प्रोसेस जो है ना, एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे तो बेहतर फॉलोइंग हो जाएगी, एक बेहतर क्राफ्ट्समैन बनोगे, एक बेहतर कलाकार बनोगे तो काम अच्छा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो रादर देन आउटकम डिसाइड करे मेरे फीलिंग को, मेरे इमोशन को, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोसेस डिफाइन करे। आउटकम मेरे हाथ में नहीं है, राइट। मैं बहुत वक्त से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत वक्त से एक लेवल ऑफ एक आर्टिस्टिक सेंस अचीव कर चुका हूं। पर क्या जमाने को ऐसा लगता है? नहीं लगता है। जमाना खुद बताएगा कि भैया अब हमें मजा आ गया आपको देख के, अब हम आप हर शहर में 500 टिकट लेके आएंगे। तो आप तब डिसाइड होगा कि अच्छा रजत अब ऑडिटोरियम शोज करता है। मेरी नजर में तो मैं तैयार था 6 महीने पहले ही, बट मार्केट बताती है कि आप तैयार हो या हम आपके लिए तैयार हैं या नहीं है। तो आउटकम जो है, अब मैं सोचता रहूं कि अरे यार मैं तैयार हूं, आउटकम वो सेम हो नहीं रहा है, ऑडिटोरियम शोज नहीं हो रहे हैं मेरे, तो आपको बुरा महसूस होता रहेगा। अरे यार इनसिक्योरिटी फिर आएगी कि अरे यार फलाना भर देता है ऑडिटोरियम यार, फिर आप तोलना शुरू कर देते हो, अरे यार मेरा तो जोक इससे बढ़िया था, अरे यार ये ना उस टॉपिक के बारे में बात करता है इसलिए भर देता है। तो आप क्या है, दूसरे के सक्सेस भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगले ने भी मेहनत की अपनी तरफ से, वो भी ईमानदार आदमी है, वो भी मेहनत करके आया है, ऐसा उसकी गलती नहीं है ये, ठीक है। उसने अपने प्रोसेस में पूरा 100% दिया है, ठीक है। आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, यू हैव नो राइट, ठीक है। वो उसका तरीका अलग होगा, उसने 2 चीज़ें अलग तरीके से की होंगी जिससे वो बेहतर जल्दी पहुंच गया मंजिल पर, है ना। लेकिन आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो एक तो उससे आप क्वेश्चनिंग एटीट्यूड में आ जाते हो। ये सब चीज़ें करने से ना, आउटकम से अगर आप मैट्रिक्स रखने लगो आउटकम को, तो अब मैं प्रोसेस से आउटकम रखता हूँ, मतलब प्रोसेस से मैं मेजर करता हूँ। तो मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मेरे हर महीने मंथली गोल्स मैं बनाता हूँ अपने लिए कि ये मेरा पैमाना है खुद को तोल लेगा। जैसे जैसे वो गोल्स पूरे होते रहते हैं मैं अपनी नज़रों में बढ़ता रहता हूँ। मतलब लिटरली आप मानोगे भाई, 1 महीना मेरा ऐसा था, मेरे पे बिल्कुल काम नहीं था, ठीक है। तो पैसा कमाया उस महीने और वो सब भी
काम कम हुआ थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं इतना खुश और इतना एक्सेल किया हूं ना उस महीने में कि मेरे को पता है कि जब वो चीज़ें टर्न आउट करेंगी ना तो वो महीना शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन महीना हो। हाँ, लेकिन अगर मैं आउटकम से फोकस कर रहा होता ना तो मैं बिल्कुल टूट जाता उसमें। और मेरे को समझ आया कि अपनी फील्ड जो है फ्लूइडिक है, काम आता जाता बढ़ता कम होता रहता है, पार्ट ऑफ वो है, लेकिन ग्रोथ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। काम ऊपर नीचे होता रहे चलेगा, प्रोसेस में कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ग्रोथ कंसिस्टेंट चाहिए। ग्रोथ का भूखा आदमी हूं मैं एकदम। ग्रोथ मैं नहीं छोड़ता भाई। इस महीने मेरे को ग्रो करना ही करना है पिछले महीने से ज़्यादा। अब चाहे फिर मैं क्वांटिटी में करूँ या क्वालिटी में करूँ, कि मैं 4 गज़ल जिस सेंस से लिखता था उसी से 4 और लिख दूँ, या फिर एक नए तरीके की गज़ल लिख दूँ, चाहे एक ही लिखूँ, चाहे क्वालिटी में इंप्रूव करूँ, क्वांटिटी में। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो मैं जब से ऐसे पैमाने पे तोलने लगा हूँ, मैं बहुत सिक्योर रहता हूँ भाई। फलाने लोग बढ़ते हैं, मेरे ख्याल पहला मैसेज मेरा ही जाता होगा कि भाई आपका ये शो देखा, बहुत खुशी हुई। हाँ, अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं जेन्युइनली इसलिए बोल रहा हूँ कि अरे यार फलाना खुश रहे मेरे से, मेरे को ये सब नहीं है भाई। मेरे को ये कि भाई आई एम जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि उससे मुझे भी एक हौसला मिलता है कि अरे यार हम भी कर सकते हैं काम। बिल्कुल भाई। हाँ, और इसमें ये भी होता है ना कि यार बाबा, मान लो मैं देखा कि यार रजत भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। या और मेरे कोई दोस्त हैं या जानकार है या नहीं भी मैं जानता हूँ, किसी को फॉलो करता हूँ, वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, हाँ। मैंने उसको एक अप्रिशिएटिंग कमेंट लिखा। एंड हाँ। क्यों मैं ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आजू बाजू जितनी सक्सेस की बातें होंगी उतना पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड मैं भी फील करूंगा। ट्रू। क्योंकि यार बाबू, मान लो तुम्हारे आजू बाजू के 10 लोग से तुम बात कर रहे हो महीने में या हफ्ते में, और सब जगह दुख भरा हुआ है, सब लोग दुखी हैं, किसी की ये परेशानी है वो परेशानी है, तो तुम्हारा भी फोकस इवेंचुअली इन सब की बातें सुन के अपनी परेशानियों की तरफ जाएगा। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। एक कमरे में अगर 3 दीवारें लाल हैं और एक पीली है तो लोग कहते हैं कमरे का रंग लाल है। तो वही है, जो आप में ज़्यादा भरा होगा दुनिया आपको उसी से पहचानती है। तो अब वो मोहब्बत है या नफरत है आपके हाथ में। इनसिक्योरिटी जो आप बात करें ना, मेरे को एक चीज़ लगता है मेजर रीज़न इनसिक्योरिटी का, सबसे मेजर रीज़न जो है वो थॉट ऑफ लैक से आता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कमी है तो आप हमेशा इनसिक्योर रहेंगे। क्यों? आपको लगेगा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है जो कि मान लो कॉमेडी इंडस्ट्री में है, तो आपको लगेगा अरे फलाना इतना कमा गया, ढिमकाना इतना कमा गया। आपको मान लो 100 रुपये, आपको लगता है कि दुनिया में ना कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए 100 रुपये, ठीक है, और आपको लग रहा है यार फलाना 20 कमा गया, ये 20 कमा गया, ये 20 कमा गया, 20 कमा गया, 10 किसने कमा लिए, 5 इसने कमा लिए, 2 इसने कमा लिए, 3 ही बचे यार, शिट, ये सब लोग खराब है यार, ये 20 कमा गया, ये तो हैक करता है, ये अच्छा जोक राइटर नहीं है, ये तो बस परफॉर्म अच्छा करता है, ये तो इस बारे में बात करता है इसलिए इसका चल जाता है। आपको सब लोग बुरे लगने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सीमित सोच है। आपको लगता है दुनिया में 100 ही रुपए। सेम गोज फॉर रिसोर्सेज, सेम गोज फॉर आइडियाज। कि आपको लगता है एक कोई जोक चुरा लेना आपका, आप पागल हो जाते हो, अरे यार जोक चुरा लिया मेरा, इतना बढ़िया जोक था यार, वो था ये था। क्यों? आपको लग रहा था कि एक ही जोक था आपके पास जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। आप भरोसा करो ना, कुदरत सैकड़ों लोगों को सांस देती है, आपको एक जोक तो दे ही सकती है। हाँ नहीं भाई, बिल्कुल। और इनसिक्योरिटी मुझे लगता है इस चीज से भी आती है कि बचपन से ना आपको बताया क्या गया है कि आप में कमी है। हाँ, है ना? हाँ। अब अगर कोई तुमसे बोलता है कि यार तुम्हारे बोलने में ना ये लफड़ा है, या फिर भाई तुम्हारे होठ मोटे हैं, या कोई तुमसे बोले यार भाई तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, ऐसे मैंने बोला अब तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार जब तुम छोटे होते हो ज्यादातर तो भाई फर्क पड़ता है हर एक चीज का। कि अगर 10 लोग जाके आके अलग अलग लोग आके तुम्हारी एक कमी को बार बार बोलेंगे ना यार, तो तुम्हारे मन में आने लग जाता है कि ये मेरी कमी है। और फिर जब तुम किसी के साथ बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि इस इंसान को मेरी वो कमी दिखाई दे रही है। सही बात है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये मुझे 10 लोगों ने बताया है, अब आओ मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम चाहे वो चीज़ फील नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे मन में है तो मेरे मन में आ रहा होगा, कह तो नहीं रहा बट इसको दिख रहा है कि मेरी जीन्स सस्ती है, इसको दिख रहा है कि मेरी शर्ट में यहाँ पे छेद है। और जनता इतना सोच भी नहीं रही है। आप भी अपने दिमाग में इतना ज्यादा सोचते रहते हो इन सब बातों पे कि अरे नहीं इसको लग ही रहा होगा कि मतलब वही इंग्लिश वाला एस्पेक्ट है ना। जितने लोगों की इंग्लिश खराब है सबको लगता है मैं बोलूंगा तो सबको पता लग जाएगा, जबकि दूसरे की खुद खराब है, उसको भी आइडिया नहीं लगता है कि। लेकिन बात वही है कि वो कॉन्फिडेंस से जो बोल जाता है लोगों को लगता है बढ़िया बोलता है, अरे उसकी ग्रामर हिली हुई पूरी।
लेकिन जिसको जो खुद ही कॉन्शियस हो गया तो वो ऐसे ही हो जाता कि एक्चुअली तो पता ही लग गया भाई। तो इतना जनता की आइडेंटिफिकेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। वी मेक इट सो एविडेंट कि लोग पहचान पाते हैं। क्योंकि सब लोग सेल्फ इंग्रॉस इतना ज्यादा है ना यार बाबा। हम लोग कभी किसी के साथ बैठे भी होते हैं तो 70% ध्यान तो हमारा तब भी खुद पे ही होता है ना सही बात यार। है। खुद पे, खुद की प्रॉब्लम पे, खुद के नेचर पे, खुद के बिहेवियर में, खुद के बोलने पे, खुद के थॉट्स में। सही बात है, वेरी ट्रू। 30% हम दूसरे को ध्यान दे रहे होते हैं और दूसरे इंसान को लग रहा होता है 100 के 100% ध्यान मेरे पे ही है और मेरे से ज्यादा मेरी कमियों पे है। और इसीलिए यहाँ से दोस्त भी जरूरी है। सिक्योरिटी की इसलिए दोस्त जरूरी है ना, क्योंकि दोस्त क्या करते हैं, उस कमी को चढ़ा के रखते हैं। अबे तो बहुत तगड़ा बोलता है, अबे क्योंकि एकदम उसमें एक लक्षण नहीं है ढंग की बात करने का। उस आदमी में जब बोलेगा कुछ हगी हुई बात बोलेगा, खराब बात बोलेगा, शब्द लड़खड़ा जाते हैं, खुद ही हंस देगा बात बताते हुए, फिर भी दोस्त चढ़ा के रखता है। बहुत बड़े किस्से सुनाता है यार ये। हमारे ग्रुप का बेस्ट है भाई, हमारा वो चढ़ता रहता है भाई। तभी तो दोस्त जरूरी है। एक आध आदमी, दोस्त जरूरी है। हाँ, एक आध आदमी ऐसा भी होना चाहिए ना जो आपको अप्रिशिएट भी करे उस बात पे, ताकि आपका भरोसा बना रहे कि नहीं नहीं यार मेरे को कुछ अच्छा भी है। यह तो बहुत इसमें आता है कि सही टाइप के दोस्त, सही टाइप के दोस्त हैं। अगर तुम, वही है कि यार बाबा दोस्तों का बहुत इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में। अगर तुम्हारे आजू बाजू ऐसे दोस्त हैं जो 70% टाइम तुम्हारी गलतियां ही तुम्हें गिना रहे होते हैं या तुम्हारा मजाक ही बना रहे होते हैं, तो भाई साहब वो तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा इनसिक्योर इंसान बना के छोड़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका उनसे केमिस्ट्री कैसा है। जैसे मेरे दोस्त है तो वो पूरे टाइम हम एक दूसरे की बेइज्जती ही कर रहे हैं। हमारा कोर रिलेशनशिप, हमारी जो सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंडशिप है वो यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ एकदम, ठीक है, एकदम जूती की नोक पे रखना है, बेइज्जती करते रहते हैं। ये पॉइंट मारेगा, एक दूसरा उससे बढ़कर मार देगा, तीसरा दोनों पे मार देगा। तो वो, लेकिन किसी की नीयत में खराबी नहीं है, हम सबको पता है। तो वो भी पता है कि दैट जोक और दैट इंसल्ट इज नॉट टू मेक मी फील इनसिक्योर, इज जस्ट टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर। तो ऐसे मेरे तो मेजरली दोस्ती जो है वो मेरी बेइज्जती पे टिकी है। बिल्कुल बढ़िया बैंटर चलता रहता है सबका आपस में। अबे इसने तो ये किया था, किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ेंगे उसको किस्सा सुना देंगे। मैं बताता हूँ इसने क्या किया। एक बार फेयरवेल पे हम गए थे, साक्षी से पसंद थी तो ये साक्षी के लिए रोज ले गया और साक्षी को किसी और ने रोज दे दिया तो इसने रोज सेम रोज चिपका दिया रिया को। अब यही किस्सा हम हर बार सुना देते हैं किसी को, नए आदमी को पकड़े, वो हर बार एम्बैरेस हो रहा है, हर बार बताया कर यार हर बार। लेकिन मजा आ रहा है तो वो दोस्ती। लेकिन उसको पता कि मेरा इंटेंट कहीं से भी ये नहीं है कि मैं उसे किसी बंदे के आगे ऐसा महसूस कराऊं कि अरे तू यू हैव फेल्ड इन लव या फिर यू आर अ बैड गाय और तेरी बेइज्जती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब पता है सबको, इंटेंट क्लियर रहनी चाहिए। हाँ नहीं, और देखो बेइज्जती हमारा एक नॉर्मल स्वभाव है, ठीक है कि एक दूसरे की टांग नहीं खींच सके तो दोस्ती किस बात की, इतनी तो गहराई नहीं पकड़ी है दोस्ती ने। लेकिन यार हर इंसान को एक लिमिट पता होती है ना। जैसे अगर भाई मान लो बाबा मैं आपका मजाक बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि यार इतने मजाक पे आप इंजॉय कर रहे हो उसको, एंड एक और मेरी नीयत उस टाइम पे मजाक करने की है, सही बात है, सबको हंसाने की है, और साथ में अगर आप भी हंस गए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। एक टाइम आ जाता है कई बार कि भाई अब मेरी नियत हंसाने की नहीं हो रही है यहाँ पे, मेरी नियत आपको नीचा दिखाने की, आपको वो कमी महसूस कराने की है। एंड सिंस मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ तो मुझे पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। सही बात। हाँ भाई, मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसे लोग नहीं मिले, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। हाँ, मुझे जिंदगी में मेरा ऐसा मानना है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मेरा थॉट है कि ज़िंदगी में जितने भी दुनिया में अच्छे लोग हैं कुदरत मुझे उनसे मिलवा देती है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो खराब लोग हैं कुदरत ऑलरेडी उन्हें फिल्टर कर देती है, मेरे तक नहीं आने देती। वो मुझे बहुत बचा के रखती है। शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं इस मान्यता में बड़ा खुश भी हूँ और उस तरीके से फिर मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे। फलाना मुझे धोखा दे देगा, ढिमकाने ने नेटवर्किंग के लिए मेरे से बातचीत रखी हुई है, मैं नहीं सोचता है सब रखी हुई है यार। अगर मान लो मैं इतना काबिल बन गया हूँ कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो ये तो सौभाग्य की बात है यार, खूबसूरत बात है भाई। कितनी बड़ी बात है कि हमसे जब कोई एक जमाना था मुंह नहीं लगा रहे थे लोग, और आज कोई आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा है कि आप किसी के काम आ सकते हैं, तो ये कितनी, ये भी प्रिविलेज है। मतलब आप देखो तो भाई कि मेरे को लगता है ठीक है, अगर काम आ पाए तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे भी रिश्ता चलेगा नहीं तो। हाँ ये बहुत ही सुंदर बात की बात हमने कि आखिरी में जिंदगी की जो कीमत है वो इस बात से ही तो हम डिफाइन करते हैं ना कि यार आप किसी के काम आ रहे हो, कोई इस दुनिया में आपका इम्पैक्ट है या नहीं है। रजत बाबा यार बहुत मजा आया भाई, सेम यार बात करने में यार, सेम यार भाई, बहुत दिल की बातें हो गई। हाँ भाई
दिल खुश हो गया बाबा यार। यही खूबसूरती है यार बाबा पॉडकास्ट की कि यार हाँ भाई। दिल खोल के आप आराम से ना बिना प्लानिंग के बातें कर पाते हो एंड इट्स ब्यूटीफुल। हाँ मतलब पता ही नहीं, खुद ही नहीं याद रहता। अच्छा ये कह दिया, कई बार तो अपना पॉडकास्ट सुनते हैं 1 महीने बाद टेलीकास्ट होता है या ब्रॉडकास्ट होता है, तो आप खुद ही सुनते हो, ये बात कह दी थी मैंने, और फिर आपको अपनी बात चमक रही होती है कि हाँ यार ये तो यूजफुल लग रही है। हाँ, तो interesting मैं बात है। कई बार पॉडकास्ट में मैंने अपनी बातें नोट की हैं कि अरे यार ये बात तो बढ़िया लिख दी रजत यार। ये तूने बोल तो दी थी, तू इसका खुद अमल क्यों नहीं करता है? ये सब आ रहा होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, बहुत मजा आया मेरे को। भाई मेरे को भी यार रजत Same भाई here दिल भाई। खुश हो गया भाई। सेम भाई सेम। बहुत बहुत शुक्रिया रजत भाई पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू। और बाबा ये था आज का हमारा एपिसोड रजत सूद बाबा के साथ, जिसे करने में बहुत मजा आया है। एक होता है ना कि मतलब ऐसे नए इंसान से मिलने का भी एक अलग मजा होता है, एक इंसान जिसे तुम सालों से जानते हो और उससे मिलने का एक अलग आनंद आता है, क्योंकि आप बदलाव भी देख पाते हो, एक ट्रांजिशन देख पाते हो कि वो इंसान कितना ग्रो किया है। तो वही सब कुछ देखने को मिला रजत भाई से इतने टाइम बाद उनके साथ बैठ के। तो बाबा आप बताना मेरे को कमेंट में कि अरे पॉडकास्ट सुन के आपको कैसा लगा, कितना मजा आया, क्या फीडबैक है और किस चीज़ को और आप सुनना चाहोगे। बाकी मैं आता हूँ अगले एपिसोड में कुछ नई बातें एक नए गेस्ट के साथ आपके पास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।